बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 12 करेंगे। आज के लेक्चर में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पहले बात करनी है और उसके बारे में हम लोग मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अब कैसे कोई चीज़ बनती है, फिर वो आगे जैसे डिलीवर होती है, फिर वो बिकती है। तो जैसे वो डिलीवर होती है तो फिर पहले वो मैन्युफैक्चरर से जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर फिर आगे लोगों तक चीज़ को सेल करता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि जब वो होलसेलर को भेजते हैं तो वो थोड़ा अपना उसमें कमीशन जो रखना होता है होलसेलर ने वो उसको देते हैं। फिर होलसेलर जब आगे बेचता है तो मज़ीद थोड़ी सी चीज़ को महंगी करके बेचता है। फिर जब रिटेलर आगे जब बेचता है कंज्यूमर्स को तो मज़ीद चीज़ को महंगी करके बेचता है। तो रिटेलर जब कोई चीज़ बेच रहा होता है तो वो लिस्ट प्राइस पे बेच रहा होता है। अब खैर वो कैसे बेच रहा होता है, ये सारी कैसे प्राइसिंग वगैरह, तो ये सारा कुछ मर्चेंडाइजिंग के अंदर आता है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मार्कअप्स क्या होते हैं, मार्कडाउन्स क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होते हैं, सीरीज डिस्काउंट क्या होते हैं, मल्टीपल डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आज का तो खैर जो हमारे लेक्चर्स में हम लोग मर्चेंडाइजिंग के बारे में बेसिक सा पढ़ेंगे और बाकी जो अगला हमारा 13 से लेके 16 तक लेक्चर्स है उसमें हम लोग मर्चेंडाइजिंग के बारे में मजीद इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में मजीद कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पंच में मैंगो जूस की, एप्पल जूस की और ऑरेंज जूस की जो रेशियो है वो है 3:2:1। तो अगर आपके पास ऑरेंज जूस 1.5 लीटर्स है तो हाउ मच पंच कैन यू मेक, तो आप टोटल कितना पंच बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ऑरेंज जूस की अगर 1.5 लीटर है तो फिर एप्पल और मैंगो जूस की कितने कितने लीटर्स जूस बनेगा। जब हम लोग वो निकाल लेंगे तो फिर हम लोग उसको ऐड करके टोटल पंच कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल पे चलती हूँ। मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, ये तीन जूसेस हैं हमारे पास। मैंगो जूस, एप्पल जूस एंड अदर वन इज द ऑरेंज जूस। अब इनकी रेशो क्या है? मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज जूस की 3:2:1। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ये है 3, इधर है 2 और इधर क्या है हमारे पास रेशियो 1। अब उन्होंने हमें एक जूस की रेशियो जो है वो बताई हुई है कि ऑरेंज जूस की जो ऑरेंज जूस जो है ना वो कितना है 1.5 लीटर्स है। ठीक है, ऑरेंज जूस कितना हमारे पास 1.5 लीटर्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एप्पल जूस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग मैंगो जूस कैलकुलेट कर लेते हैं। एप्पल जूस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड जो है वो हमने इसमें भी जो यूज करना है वो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये जो 2 होता है, एक मिनट, यस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 अब इधर होगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर हम लोग उसको डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 1 के साथ कर देंगे डिवाइड। तो 3 सॉरी ये वाला जो हमारे पास सेल है 2 वाला, ये इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 के साथ। ठीक है, और फिर हम लोग इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है। एप्पल जूस कितने लीटर्स होगा, 3 लीटर्स। अब हम लोग मैंगो जूस कैलकुलेट करते हैं। मैंगो जूस की भी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल वही मेथड है, इक्वल साइन प्रेस करेंगे। पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डिवाइड हम लोग इसको किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो ये हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.5 लीटर्स। अब टोटल पंच हम लोगों ने अगर कैलकुलेट करना है कि टोटल पंच हमारे पास ये कितना बनेगा, तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे
इक्वल साइन प्रेस करके यहाँ पे मैं सम फंक्शन लगाती हूँ और ये जो तीनों जो लीटर्स हैं ये मैं आपस में इनको प्लस कर लेती हूँ। ये बनेगा हमारे पास टोटल पंच 9, यानी कि टोटल जो जूस होगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 9 लीटर्स बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके ये आते हैं क्वेश्चंस भी और बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। यहाँ पे देखें ये टोटल पंच यहाँ पे भी 9 लीटर्स है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। एक्सेल पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अगली एक और हमें वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक इसी तरह से मैंगो, एप्पल और ऑरेंज जूस की जो रेशो है वो 3:2:1.5 है, यानी कि इस एग्जाम्पल में ऑरेंज जूस की रेशो कितनी उन्होंने बताई हुई है, 1.5 बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस की जो रेशो है मैं यहाँ पे 1.5 कर लेती हूँ। ठीक है, अब आगे वो मजीद ये कहते हैं कि अगर तो 500 लीटर्स बनता है ऑरेंज जूस का, तो आप ये बताएं कि मैंगो और एप्पल जूसेस कितने चाहिए होंगे हमें पंच बनाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी उन्होंने ऑरेंज जूस हमें 500, तो सारा मेथड वही है जो पिछले एग्जांपल में ऑरेंज जूस 1.5 लीटर था। इस एग्जांपल में इन्होंने हमें ऑरेंज जूस 500 लीटर्स बता दिया है। तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पंच कैलकुलेट हो रहा है वो 2167 है और यहाँ पे आप देख लें 2100 एंड ये अगर राउंड अगर आप लोग करें तो वो 67 ही बनता है। तो ये सेम वही मेथड है दोनों एग्जाम्पल्स का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे वो हमसे ये आगे वो ये बता रहे हैं कि एक क्लास में जो रेशो है पासिंग ग्रेड्स टू फेलिंग ग्रेड्स 7 to 5, यानी कि पासिंग ग्रेड्स कितने हैं 7 और फेलिंग ग्रेड्स कितने हैं 5। हाउ मेनी ऑफ द 36 स्टूडेंट्स फेल्ड द कोर्स, 36 में से कितने स्टूडेंट्स ने जो कोर्स है वो फेल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेशो 7 to 5 हमें उन्होंने बताई हुई है, तो टोटल यहाँ पे जो रेशो बन रही है टोटल अगर आप लोग उसका निकालें तो वो कितनी बन रही है हमारे पास 7 + 5 बन रही है। ठीक है, यानी कि 7 + 5 = 12 स्टूडेंट्स बन रहे हैं। अब वो हमसे वो कह रहे हैं कि 5 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अगर फेल हुए हैं तो 5 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो उसकी फिर हम लोगों ने बाकी की जो है वो हमने रेशो वो निकालनी है। हम लोग वो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। पासिंग टू फेलिंग 7:5 पास, और यहाँ में मैं लिख लेती हूँ फेल। ठीक है, पास कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हम लोग कर लेते हैं 5। और यहाँ पे देखिए टोटल स्कोर्स 7 + 5 को अगर हम लोग करें तो टोटल वो हमारे पास कितना बनता है 12 बनता है। ठीक है, अब वो हमसे क्या कहते हैं कि आप हमें जस्ट ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की फेल होने वाले स्टूडेंट्स की हमने क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है तो टोटल जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है हमारे पास उन्होंने बताई हुई है कि वो है 36। ठीक है, 36 टोटल जो है वो स्ट्रेंथ थी। तो आप लोग उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे प्रेस करना है। जो 5 है इसको आप लोग पहले जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 5 डिवाइडेड बाय यहाँ से ये है डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई आप लोग इसको करेंगे 36 के साथ। तो एंटर प्रेस करेंगे आपके पास 15 आ रहा है, यानी कि 15 स्टूडेंट जो है ना वो फेल हुए हैं। इसी तरह से अगर वो हमें कहते हैं कि आप ये बताएं कि पास स्टूडेंट्स की रेशो 7 है तो तादाद कितनी है पास स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि 7 ठीक है डिवाइडेड बाय आप लोग उसको कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स यानी कि जो कि 12 है और उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ। रेशो की जो एडिशन से वो क्या बन रहे हैं 12 बन रहे हैं और वैसे जो टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने बताया वो है 36, तो आपके पास वो रेशो आ जाएगी। आगे हम लोग सोचते हैं प्रोपोर्शंस का क्या मतलब होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है इक्वल साइड की दोनों तरफ जब रेशियोज मौजूद होती हैं तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं।
इसका मतलब ये होता है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, या A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। इनको हम लोग क्या, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शंस बोलेंगे। अब A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। अब ये जो दरमियान वाली जो है ना, जो वैल्यूज होती हैं B और C, इसको हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यूज, और जो बिल्कुल एंड पे जो होती हैं A और D, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। हमेशा मीन वैल्यूज को का जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है वो और एक्सट्रीम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपके कुछ MCQs हैं जो मैंने आप लोगों को इधर क्लियर करवा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें 24 रेशो 140 इज प्रोपोर्शनल टू 30 डिवाइडेड बाय 176। तो आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक साइड की जो नॉमिनेटर है वो दूसरे साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर 24 176 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 140 जो है वो 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों को वो कहते हैं दो इस तरह से वैल्यूज दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 डिवाइडेड बाई 140 और दूसरी तरफ दे देते हैं 30 डिवाइडेड बाई 176, और आपसे इंस्ट्रक्टर पेपर में ये पूछता है कि आप ये बताएंगे ये दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर तो आपके पास आंसर इक्वल के दोनों साइड्स पे एक जैसा आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, अगर सेम नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल नहीं है। अब यहाँ पे इसका नॉमिनेटर यानी कि 24, इसको डिनोमिनेटर 176 के साथ आप मल्टीप्लाई किए तो 4224 आंसर आ रहा है। अब इसका डिनोमिनेटर दूसरी साइड के नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 140 30 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4200 आंसर आया। हम लोग ये कहेंगे कि ये वाली जो रेशियोज है ये प्रोपोर्शनल आपस में नहीं है। प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि कैलकुलेट भी की जाती है। आप लोगों को कोई ना कोई वैल्यू अननोन होती है तो आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है 2 रेशो x इज इक्वल टू 3 रेशो 9। इसको आप लोग अपने वर्ड में भी इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोगों को जो एग्जाम सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप लोग टाइप करते हैं वहाँ पे आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको आप लोग बेशक एक्सेल में ना भी करें तो भी आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेशो x का मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 रेशो 9 का मतलब क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 9। सेम वही मेथड है कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये होते हैं ना एक्सट्रीम्स, ये 2 और ये 9 ये एक्सट्रीम्स हैं, ये दरमियान वाली मीन होती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 18 और 3 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 18 इज इक्वल टू 3x। तो फिर ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे जाके 18 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे एक और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, यहाँ पे पूरी इक्वेशन है 2x प्लस 1 रेशो 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 रेशो 5। इसमें भी ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, और ये जो 2x प्लस 1 है ये पूरी ब्रैकेट इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 10x प्लस 5, और 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2x प्लस 2 टाइम्स 4। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी कि जो x वाली टर्म्स हम एक साइड पे ले जाएंगे, 10x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8x। इसी तरह से ये जो 5 है ये इस साइड पे आ जाएगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 4 माइनस 5 है, हो माइनस रहा है लेकिन बड़ी रकम कौन सी होगी हमारे पास, वो 5 होगी, और 5 के साथ क्योंकि माइनस साइन है तो हम लोग इसके साथ माइनस साइन पुट करेंगे। और बाकी ये x है तो 8 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -1/8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर्स में रेशियो और प्रोपोर्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग की। मर्चेंडाइजिंग का मतलब हम लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ बनती है आगे जाती है तो उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, क्या डिस्काउंट किए जाते हैं, मल्टीपल डिस्काउंट रेट, सिंगल डिस्काउंट्स वगैरह, मार्कअप, मार्क डाउन, ये सारी चीज़ें हम लोग मर्चेंडाइजिंग में देखते हैं। जब मर्चेंडाइजिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट को बनाया आगे बेचा जब तक वो बिक जाती है, तो इसमें पूरी एक चेन यूज हो रही होती है लोगों की, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर जो कि कोई चीज़ बनाता है, फिर हो जाते हैं मिडिल मैन जो कि होल सेलर्स होते हैं,
मिडिल मैन क्या करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर से चीज लेके आगे फिर मजीद दुकानदारों को या दूसरे लोगों को सेल करते हैं। और जो रिटेलर होते हैं, मिडिल मैन रिटेलर दुकानदार होते हैं, ठीक है, जिनसे आप जाके चीज लेते हैं। फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर तक चीज बेचते हैं, आप होते हैं कंज्यूमर जो कि चीजों को लेके इस्तेमाल करते हैं। अब मिडिल मैन कौन होता है? मिडिल मैन वो बंदा होता है जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से चीज खरीदता है और वो वाली चीज या तो पब्लिक को बेचेगा रिटेल प्राइस पे, या तो फिर दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको होलसेल प्राइस पे बेच देगा। अब ये जो मिडिल मैन होता है, ये जब मैन्युफैक्चरर से चीज खरीद रहा होता है तो वहां पे भी इसको चीज डिस्काउंट पे दी जाती है, उस प्राइस पे नहीं दी जाती जो कि प्राइस किसी चीज के ऊपर लिखी हुई होती है, वो असल में लिस्ट प्राइस होती है जो कि ऊपर लिखी हुई होती है। तो मैन्युफैक्चरर जब मिडिल मैन को कोई चीज बेचते हैं तो वो उसको डिस्काउंट पे बेचते हैं, वो उसको वहां पे लिस्ट प्राइस पे नहीं बेचते। लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस क्या होती है? लिस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो खुद सुजेस्ट करते हैं रिटेल प्राइस, यानी कि जब ये चीज बिल्कुल जो फाइनल लोगों तक जहां पे बेचनी है तो वो कितने रुपए में बिकेगी, वो होती है लिस्ट प्राइस। आप लोग सोप लेते हैं, सोप के ऊपर प्राइस लिखी होती है, वो होती है लिस्ट प्राइस, या उसको रिटेल प्राइस भी बोला जाता है। अब ये जो प्राइस होती है, मैन्युफैक्चरर्स इस प्राइस को क्योंकि खुद सेट करते हैं, तो कैसे सेट करते हैं? प्रोडक्ट को देख के सेट करते हैं, अपने प्रॉफिट को देख के सेट करते हैं, और सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से ही प्राइस को सेट करते हैं। किसी चीज की अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा हो और वो चीज मार्केट में कम अवेलेबल हो तो उसकी प्राइस लिस्ट प्राइस से भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। जैसे अगर आप लोग देखें, कोरोना वायरस जब आया था तो मास्क जो थे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो डिमांड बढ़ गई थी, तो मास्क लेकिन थे मार्केट में कम, तो क्या हो गया था कि वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। पहले उनको कोई पूछता नहीं था लेकिन वो महंगे हो गए थे। फिर इसी तरह जो रीसेलर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उसके बाद जो रिटेलर्स होते हैं जिन्होंने चीज लेके मजीद आगे बेचना होता है, ये सारे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों में, बड़े बड़े बल्क की फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको वो जो चीज होती है ना वो डिस्काउंट पे खरीदते हैं, ताकि फिर आगे जब वो चीज को बेच सके तो वो लिस्ट प्राइस पे या लिस्ट प्राइस से कम प्राइस पे जो है वो चीज को आसानी से बेच सके, तब भी उनको फायदा हो रहा होता है। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी कुछ पढ़ा था। जिन लोगों ने तो वो लेक्चर सुनना हुआ तो उनको तो वहां यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल ही नहीं होगी सुनने में, मैं फिर से रिपीट भी कर देती हूँ। खैर, आप लोगों के लिए यही मैं बात पहले भी कहती हूँ कि कभी भी आप लोग MTH 302 के लेक्चर्स को स्किप करके ना देखा करें, हमेशा आप लोग एक सीक्वेंस में इसके लेक्चर्स को देखा करें। कहाँ मैंने कौन सी बात इंपॉर्टेंट बताई होती है ये मुझे खुद भी नहीं याद होती, आप लोग कोई भी लेक्चर स्किप ना किया करें। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग कोई चीज अगर बाजार में लेने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है, सेल लगी होती है जी 20% डिस्काउंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 700 रुपए की है तो आपको वो कहते हैं कि 20% इस पे डिस्काउंट है। वो क्या होता है, जो 20% है ना वो होता है आपका डिस्काउंट। वो डिस्काउंट की अमाउंट नहीं होती, वो डिस्काउंट की आपको रकम नहीं बताते, वो परसेंटेज बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। तो डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? जो लिस्ट प्राइस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज की कीमत 700 रुपए है, ठीक है, वो लिस्ट प्राइस और जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कि 20% है, तो 700 को आप 20% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी कि परसेंटेज को आप इस तरह से, डिस्काउंट की परसेंटेज को आप लोग जो रुपीज में कन्वर्ट कर ले, आपको पता चल जाता है कितने रुपए में हमें जो है ना वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है। और डिस्काउंट वाले बहुत आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, MCQs में, क्विजेज में, मिड टर्म बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद डी क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे परसेंटेज है डिस्काउंट की, और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्राइस। अब उसके बाद आपने क्या करना था, नेट प्राइस कैलकुलेट करनी होती है। यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है
तो उसके जो लिस्ट प्राइस तो वो होती है जो कि किसी चीज के ऊपर कीमत लिखी होती है। अब आपको डिस्काउंट दे दिया गया तो उसके बाद फिर आपने नेट प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे ये चीज कितनी प्राइस में पड़ रही है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो आप लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट की, यानी कि डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस करके जो आपके पास आंसर आता है उसको आप लोग लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, यानी कि वो प्राइस जो कि किसी चीज की ऊपर लिखी हुई होती है उसमें से आप लोग माइनस कर देते हैं, यानी कि नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि एल डी होता है, यानी कि डी मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये यहाँ पे एल डी लिखा हुआ है। एल को अगर आप लोग कॉमन ले लें तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है एल इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चों को ना वो कंफ्यूजन भी हो रही होती है कि भाई कहीं पे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ कहीं पे कोई और फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को एक्सेल में सॉल्व करके बताया था डिस्काउंट कैलकुलेट करने का तरीका अगर आप लोग वो लगाएं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। उसमें क्या होता है कि आपने पहले अमाउंट जो होती है डिस्काउंट की वो मल्टीप्लाई करके आपने पहले ही कैलकुलेट कर लेनी होती है। कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको अपनी नेट प्राइस में से माइनस करना होता है। एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप लोग 2 स्टेप्स में कैलकुलेट नहीं करना चाहते, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि पहले आप लोग अमाउंट को जो है वो मल्टीप्लाई करें, अमाउंट को अगर आप लोग कैलकुलेट करें उसके बाद आप लोग माइनस करें, तो डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जो लिस्ट प्राइस होती है वो आप लोग लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आप लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप 1 माइनस आगे डिस्काउंट, यानी कि 20% डिस्काउंट है 30% डिस्काउंट है वो आप लोग लिख देते हैं। तो ये डायरेक्टली आप लोगों को सॉल्व करके दे देता है। इसमें आपको अलग से अमाउंट वो मल्टीप्लाई करके निकालने की वो जरूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मजीद पढ़ेंगे इन्हीं जो है ना वो मार्कअप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग मार्कडाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल अगला जो हमारे लेक्चर्स हैं 13 से लेकर 16 तक बहुत ज़्यादा आप लोगों के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। उसमें से पक्का आप लोगों के जो है ना वो आते हैं क्वेश्चंस, और वो वाले जो लेक्चर्स है वो आप लोगों के फाइनल टर्म के अंदर भी वो इंक्लूड कर देते हैं आपके इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से उनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।